मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे साथ पार्टी के हमारे सभी सीनियर नेतागण, मित्रों। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम ऐसे समय पर एकत्र हो रहे हैं जब देश आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रहा है। सबसे पहले तो मैं यह दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है, उसके ऊपर आप सब लोगों से बात करना चाहूंगा। मित्रों, हम सब जानते हैं कि 50 वर्ष पहले 25 जून 1975 को हमारी लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ताक पर रख करके आपातकाल लागू किया गया था। हमारे संविधान की आत्मा को उसकी हत्या कर दी गई थी, झकझोर करके रख दिया था। इसके लिए जिस प्रकार से संविधान में धारा 352 के तहत ये आपातकाल लगाया गया और इस प्रकार का प्ली दी गई कि आंतरिक संकट है, क्योंकि अपनी कमी को या अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए देश को एक बहुत बड़ी मुसीबत के अंदर डाल दिया। जो लोग वोट देने वाले लोग थे, उन्हीं लोगों को ही खतरे में डाल दिया, उन्हीं के ऊपर ही अत्याचार कर दिया। जो लोग इस लोकतंत्र की, सुंदर लोकतंत्र की परिकल्पना करते थे, उन लोगों को जेलों में डाल दिया अपनी इच्छा शक्ति के लिए। वो काला अध्याय संविधान हत्या दिवस और उनकी अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने का, इसके माध्यम से उन रास्ते को चुना। और चुना नहीं, 21 महीने तक, कोई छोटा कार्यकाल नहीं है, 21 महीने तक लोग जेलों में सड़ते रहे और बहुत सारे लोग तो कहीं ना कहीं अपने घर से बाहर छुपे रहे। और पुलिस का जो अत्याचार था, जो विकराल रूप देखने को मिला, किस प्रकार की यातनाएं आजादी के बाद पहली बार देश के नागरिकों के ऊपर देखने को मिली। आज ये संविधान हत्या दिवस मनाने का उद्देश्य और लोकतांत्रिक परंपराओं, उनकी प्रक्रियाओं के बारे में आमजन, विशेष करके हमारी आने वाली पीढ़ी, कि उसको उस काल के बारे में जानकारी हो, उस दौर की जानकारी हो जो हमारे पूर्वजों ने अपने शरीर के ऊपर कष्ट सहन किए हैं। उनको निरंतर, नई पीढ़ी को निरंतर सजग करने के लिए ये संविधान हत्या दिवस ये मनाया जा रहा है। यह दिन हमें यह भी याद दिलाता है कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और इसका पालन करना और इसकी रक्षा करना
हम सब का परम कर्तव्य है। ये किसी एक व्यक्ति का नहीं, इसकी रक्षा और सुरक्षा करना देश के 140 करोड़ लोगों की वो जिम्मेवारी है। हमारे जो संविधान के खिलाफ या उसके मूल सिद्धांतों के उल्लंघन करने वाले कृत्यों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। उसके बारे में भी हमें ये दिन याद दिलाता है। आज का दिन हमें यह भी याद दिलाता है कि लोकतंत्र और न्याय के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करना देश के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। यह दिन संविधान के खिलाफ होने वाले किसी भी साजिश या नीतियों या कृत्यों के प्रति जागरूकता फैलाता है। और यह दिन हमें वर्तमान समय में भी लोकतंत्र और संविधान के दुश्मनों के प्रति ये सचेत करता है। ये संविधान हत्या दिवस हमें यह भी याद दिलाता है कि सत्ता का अहंकार और परिवारवाद लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यह जो संविधान दिवस है, संविधान हत्या दिवस, ये हमें इस बात से भी अवगत कराता है। वह केवल संवैधानिक संकट ही नहीं था, देश का हर नागरिक जानता है। मैंने जैसे कहा भी है कि जब पूरा भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और आजादी के बाद यह केवल संवैधानिक संकट नहीं था, वह लोकतंत्र की उस प्रक्रिया पर हमला था जो हमें अभिव्यक्ति की आजादी, समानता और न्याय का अधिकार देती है। हमें इस बात को भी समझना है कि वह हमला था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के उस विचार पर जिसमें उन्होंने एक राष्ट्र एक विधान का नारा दिया और उसके लिए उन्होंने खुद का बलिदान दिया। ये उसके ऊपर एक हमला था। और हम सब जानते हैं कि इस इमरजेंसी में, इस संविधान हत्या में भी हरियाणा के लोग इस संघर्ष में, हमारे हरियाणा के लोग इस संघर्ष में पीछे नहीं रहे। हम सब जानते हैं कि यहां के लोगों ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व वो अर्पित किया है। तानाशाह सरकार के खिलाफ हमारे यहां के लोगों ने बुलंद आवाज बन करके उसका विरोध किया है। हमारे हरियाणा के भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो 1975 इमरजेंसी के दौरान जिन्होंने जेलों के अंदर रह करके यातनाएं सही, जिनके ऊपर अत्याचार किए गए। अगर हम बात करें हरियाणा के अंदर, चाहे जननायक चौधरी देवीलाल जी, वो भी जेल के अंदर रहे हैं। डॉक्टर मंगल सेन जी जेल के अंदर रहे हैं, कितनी यातनाएं सही हैं। हमारे बहुत ऐसे वरिष्ठ लोग जिनको पकड़ करके जेलों में डाल दिया गया, उनके ऊपर अत्याचार किए। ऐसे ऐसे अत्याचार उस समय की कांग्रेस सरकार ने
अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए लोगों के ऊपर ऐसे अत्याचार किए हैं कि इतने बड़े अत्याचार तो अंग्रेजों ने भी नहीं किए। अगर उस समय का काल को याद किया जाए, याद करने मात्र से ही व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जिन लोगों के ऊपर ये बीती है, ये उनकी क्या उनके साथ हर्ष किया है, अकल्पनीय है। आजकल हम पूरा देश देख रहा है कि कुछ लोग जो संविधान की सुरक्षा की बात करते हैं, जो उस पवित्र संविधान की किताब हाथ में लेकर के जगह जगह घूम रहे हैं और जो इस प्रकार का दुष्प्रचार और पाखंड कर रहे हैं कि संविधान बचाना है, संविधान बचाने के लिए स्थान स्थान के ऊपर बुक उठा करके घूम रहे हैं। ऐसे जो पाखंड करने वाले लोग हैं, जिन्होंने आज तक भी उस पवित्र संविधान का सम्मान नहीं किया, जो आजादी के बाद हमारे रणबांकुरों ने इस पवित्र संविधान को दिया है, वे ही लोग जो उस पवित्र संविधान की बुक को उठा करके जगह जगह घूम रहे हैं, वे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत रत्न बाबा साहेब जी के लिखे हुए संविधान को आज खतरे में बता रहे हैं। जिन लोगों ने आज तक ना संविधान का सम्मान किया, ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान किया, अगर जिन लोगों ने 3-4 पीढ़ियां आप देख लीजिए, अगर सम्मान सिर्फ किया है तो अपने परिवार का किया है, ना देश का सम्मान, ना देश के लोकतंत्र का सम्मान, ना हमारी संवैधानिक पीठों का सम्मान। जो कांग्रेस के डीएनए के अंदर शुरू से है, आज तक वही डीएनए उनके खून के अंदर है। वो ना तो संविधान का सम्मान कर रहे हैं, ना संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान कर रहे हैं। आज भी अगर आप लोग देखेंगे, महामहिम राष्ट्रपति महोदय हमारी संवैधानिक पीठ है, महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय हमारी संवैधानिक पीठ है, हमारा लोकतंत्र का मंदिर संसद भवन, हमारा संसद के अंदर अध्यक्ष महोदय, हमारे कोर्ट्स, हमारे प्रधानमंत्री का जो पद है उसका भी अपमान। एक भी ऐसा कोई भी विषय नहीं छोड़ रहे जिसके अंदर इस पवित्र संविधान का सम्मान कांग्रेस ने किया हो। उन्होंने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, कांग्रेस पार्टी किसी भी हद तक नीचे जा सकती है, उसका उदाहरण 25 जून 1975 को देश के लोगों के सामने देखने को मिला है। क्या हालत किया है? 1 लाख से ज्यादा लोगों को किस प्रकार से पकड़ करके उनकी नसबंदी कर दी गई। ये वही काला दौर था। अरे जो लोग इस पवित्र लोकतंत्र को बनाने का काम करते हैं, उनके ऊपर ही अत्याचार किए, लोग भूलते नहीं हैं। इस पवित्र संविधान के 50 वर्ष पूरे हुए हैं। संविधान हत्या दिवस के रूप में ये इसीलिए मनाया जा रहा है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को, आने वाले हमारी जनरेशन को उस बात के बारे में जानकारी हो, ताकि उस दौर से दोबारा न गुजरा जा सके। जिन लोगों ने के राजनीतिक पूर्वजों ने देश पर तानाशाही थोपी हो, प्रेस का गला घोट दिया हो,
नेताओं को जेलों में डाल दिया हो और जबरन नसबंदी कर दी हो, वे आज किस मुंह से आज बोल रहे हैं कि संविधान और लोकतंत्र के रक्षक होने की वो दुहाई दे रहे हैं। आज जनता को उनसे यह सवाल पूछना चाहिए, देश के लोगों को उनसे यह सवाल पूछना चाहिए कि क्या कांग्रेस पार्टी आपातकाल लगाने और जनता पर हुए अत्याचारों के लिए क्या इस देश से माफी मांगेंगे वो लोग? उन्होंने रियलाइज करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। ये लोग जो संविधान की दुहाई दे रहे हैं, 1984 के दंगे हुए, किस प्रकार से 1984 के अंदर टारगेट करके एक विशेष वर्ग को मौत के घाट उतार दिया, आज तक उसकी माफी नहीं मांगी। माननीय कोर्ट ने उनके खिलाफ किस प्रकार की टिप्पणियां की हैं, उनको जेल में डालने का काम किया। इनके समय के अंदर तो वो भी खुली हवा में घूमते रहे। कहां संविधान का सम्मान था? परंतु संविधान का सम्मान आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश ये संविधान के अनुरूप और संविधान के अनुसार आज चल रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं, उन्हें लोकतंत्र पर भाषण झाड़ने से पहले लोकतंत्र की हत्या के पाप को स्वीकार करना चाहिए। जो व्यक्ति पवित्र संविधान की बुक उठा करके जगह जगह घूम रहे हैं, उनको संविधान की लोकतंत्र की हत्या के पाप को स्वीकार करना चाहिए कि हमने पाप किया था। करना चाहिए, उसमें क्या है? जो गलती की है उसको स्वीकार करना चाहिए और देश से माफी भी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों को अपनी गलती भी, हमने गलती की है, अपने स्वार्थ के लिए की है, देश से माफी मांगनी चाहिए। आज तक नहीं माफी मांगी, 84 के दंगों की भी नहीं मांगी, और संविधान हत्या की तो कैसे माफी मांगेंगे? 1975 के अंदर पूरा देश फिर गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया था, कितने अत्याचार किए थे। मुझे तो जो वो चलते हैं संविधान की बुक लेकर के, उनका संविधान बचाओ का नारा केवल राजनीतिक अवसरवादिता और सत्ता की भूख का प्रतीक होता है। उनको तो सत्ता की भूख है, सत्ता मिल जाए, और सत्ता के लिए वो उस पवित्र संविधान की बुक को उठा करके घूम रहे हैं। संविधान को खतरा, संविधान को खतरा नहीं है। अरे आपकी 4 पीढ़ियों ने देश के ऊपर शासन किया है, 4 पीढ़ियों ने शासन किया है, कांग्रेस समाप्त हो चुकी है। संविधान को खतरा नहीं है, कांग्रेस को खतरा है। ये इनको सत्ता की भूख लगी हुई है, इस प्रकार का दुष्प्रचार तभी ये कर रहे हैं। और जब अगर हम देखें, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में संविधान को सर्वोपरि मान करके सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की लोकतांत्रिक भावना पर यह देश चल रहा है। हम सब देख रहे हैं, हमारा हर कदम संविधान को मजबूत करने वाला है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एक एक कदम भी रखते हैं, हमारा संविधान मजबूत होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है कि हम अपने लोकतांत्रिक आदर्शों को सर्वोपरि मानते हैं, अपने संविधान को सर्वोपरि मानते हैं, इसलिए
हम 25 जून को कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने यह भी कहा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यह भी कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का काला दौर था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वो काला दौर आया है जिसके अंदर इतना अत्याचार देश के लोगों के ऊपर हुआ है। जिस पार्टी ने उस समय लोकतंत्र को कुचला, जिस प्रकार से उसको पैरों तले रौंदा, वही आज फिर से संविधान की दुहाई दे करके समाज में भ्रम फैलाने का वो लोग प्रयास कर रहे हैं। और वर्ष 2024 के चुनाव में, जो लोकसभा के चुनाव थे, लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस के युवराज, कांग्रेस के जो आखा है, मुखिया हैं, कांग्रेस के मुखिया हैं राहुल गांधी, क्या दावा करते थे कि भाजपा अगर सत्ता में आ गई संविधान खतरे में पड़ जाएगा। अरे पहले अपने गिरेबान में जा करके तो देख ले। अगर शीशा देख रहा है, शीशे में अगर आपकी शक्ल खराब है तो शीशा खराब नहीं है, शीशा तो ठीक है, पर शक्ल आपकी खराब है। आप उसको देखिए किस प्रकार से दुष्प्रचार किया, भ्रम फैलाया कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए संविधान को खतरा हो जाएगा। और संविधान और लोकतंत्र की को बार बार अपमानित करने कि उनकी समझ देश की जनता ने करारा जवाब भी दिया है। वो समझ चुके हैं कि राहुल गांधी तो बचपने जैसी बातें करता है, जैसे बच्चा बातें करता है। भाई 55 साल का हो गया, 55 साल का होगा तो आज भी हरियाणा के अंदर आकर के ये बात बोलता है कि घोड़े 3 प्रकार के हैं। तो भाइयों, देश की जनता ने नॉन स्टॉप लगातार तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधान सेवक के रूप में चुना है। इसीलिए चुना है, इन्होंने दुष्प्रचार किया और उस दुष्प्रचार का देखिए भ्रमित तो होते हैं कुछ लोग हुए हैं, परंतु अब समझ में आया है। कांग्रेस का इतिहास इस बात का गवाह है, हम सब जानते हैं कि उनके धारा 370 जैसी विभाजनकारी व्यवस्था को बनाए उन्होंने रखा है। धारा 370 ये कांग्रेस की ही देन थी, 35 से ये कांग्रेस की ही देन थी। 90 से अधिक बार धारा 356 का दुरुपयोग कर राज्य सरकारों को बर्खास्त किया गया। ये इतिहास ये कांग्रेस का रहा है, जो संविधान की दुहाई देते हैं, जो संविधान की सुरक्षा की बात करते हैं। उनकी सरकार में धारा 356 का दुरुपयोग करके देश की कई राज्य सरकारों को बर्खास्त किया गया है। 75 बार से भी अधिक संविधान में संशोधन कर अपने राजनीतिक हितों को साधने का काम भी कांग्रेस ने किया है। इससे स्पष्ट होता है कि उनके लिए संविधान कोई आदर्श नहीं है। ये स्पष्ट होता है, वो तो संविधान को अपनी सुविधा के अनुसार उपयोग करते हैं। बल्कि कांग्रेस ने संविधान को एक औजार के रूप में प्रयोग किया है। उन्होंने तो एक राजनीतिक औजार इसको बना करके इसका उपयोग किया है कांग्रेस पार्टी ने। जब भी उन्हें अपनी सत्ता की चुनौती महसूस हुई है, उन्होंने संविधान के मूल्यों का
बलिदान देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, पीछे नहीं हटे, तुरंत बलिदान दे दिया अपनी इच्छा शक्ति को पूरा करने के लिए। और जबकि हम देखते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने देश की एकता अखंडता को मजबूत करने से लेकर के दुश्मनों से देश की सुरक्षा करने के ऐतिहासिक उदाहरण जनता को दिए हैं। हम सब जानते हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिस मार्ग के ऊपर चले थे, उस मार्ग को पूर्ण करने का काम जम्मू कश्मीर से धारा 370, 35 से को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये हम सब जानते हैं, देश को मालूम है, क्योंकि आदरणीय मोदी जी ने उस संविधान की जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व वाली जो समिति थी, जिन्होंने इस देश को पवित्र संविधान दिया, उसकी रक्षा सुरक्षा करते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक ये भारत एक हो, अखंड भारत हो, उसकी संविधान की पवित्र रक्षा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और वही कारण है कि एक राष्ट्र एक विधान जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का सपना था, उसको पूरा करने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। हम ये भी देखते हैं कि आदरणीय मोदी जी ने जब जब भी हमारे पड़ोसी देश अगर हमारे देश के ऊपर गलत नजर उठाने की कोशिश की है, चाहे वो उरी की घटना है और चाहे वो उरी की घटना में सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, चाहे पुलवामा की घटना हो, पुलवामा के अंदर एयर स्ट्राइक की बात हो, चाहे पहलगाम की घटना हो, आतंकवाद का जहां जन्म हुआ, जिस स्थान से आतंकवाद निकल करके हमारे देश के अंदर भय का वातावरण, हमारे देश के नागरिकों को वो मौत के घाट उतारने का काम करता था, उस स्थान के ऊपर जाकर के उस आतंकवाद को भी मट्टी में मिलाने का काम ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से किया है। ये पूरी दुनिया ने इस बात का लोहा भी माना है, ये हम सब जानते हैं। यही संविधान की रक्षा सुरक्षा है कि देश इस संविधान के अनुरूप चल रहा है। मैं उन सभी वीरों को नमन करता हूं जिन्होंने उस समय तानाशाही के खिलाफ उस इमरजेंसी में भी वो पीछे नहीं हटे, उस तानाशाही के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की, अपनी, चाहे वो जेल में गए, चाहे उनको अत्याचार हुए, चाहे उनको यातनाएं दी गई, यातनाएं भी किस प्रकार की दी गई, इस प्रकार की यातनाएं दी गई कि कईयों के तो शरीर के ऊपर सिगरेट ऐसे लगा देते थे और कईयों के पजामे में चूहे छोड़ देते थे, खा लेते थे, बाहें बांध देते थे कि वो हाथ पैर भी ना हिला सके, टांगे बांध देते थे। किस प्रकार के अत्याचार किए गए, किस प्रकार से उन लोगों को इमरजेंसी के समय में उनका पेशाब पिलाया गया, उनके किस प्रकार से गुप्त अंगों के कितनी यातनाएं उस समय के अंदर दी गई। मैंने कहा है कि अगर हम उनकी यातनाओं को स्मरण करते हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस प्रकार की यातनाएं उस समय के अंदर वो दी गई हैं और उन्होंने उन यातनाओं को सहा है। वो क्रांतिकारी वीर थे, अपने शरीर के ऊपर सहा है, परंतु इस लोकतंत्र को, इस भारत मां के सम्मान को नीचे नहीं होने दिया।
इसके गौरव को ऊंचा करने का काम किया है। अपने शरीर के ऊपर तो उन्होंने यातनाएं सही, परंतु लोकतंत्र को उन्होंने मजबूत रखा है, झुके नहीं है। इनका मान सम्मान करना हम सबका परम कर्तव्य है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जब 2014 में हमारी सरकार आई, हमने हरियाणा के अंदर उन लोकतंत्र सेनानियों को, आज तक जिनकी सूद नहीं किसी ने ली थी, पहली बार ये हमारी सरकार ने हरियाणा के अंदर उन लोकतंत्र सेनानियों की सूद ली। और 26 जून 2015 को रोहतक में पहला लोकतंत्र सेनानी समारोह, सम्मान समारोह वहां आयोजित किया गया, उनको सम्मान दिया गया। और उस समय हमारी सरकार ने लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान में कई घोषणाएं भी की थी कि जिन्होंने उस लोकतंत्र को जिंदा रखा, अपने शरीर को यातनाएं सही, अपने शरीर को कष्ट में डाल दिया, झुके नहीं, रुके नहीं, आगे बढ़ते रहे, उनको अमल में लाते हुए हमने लोकतंत्र सेनानियों को जीवन साथी सहित सरकारी कर्मचारियों की तरह चिकित्सा सुविधा देने की व्यवस्था भी हमारी सरकार ने खड़ी की है। और हमने हरियाणा रोडवेज की बसों में भी मुफ्त यात्रा उन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए लागू की, और वाल्वो बसों में भी 75% किराया उनका माफ किया गया, उनको उसमें भी अधिकार दिया गया। और हमने लोकतंत्र सेनानियों को आज हरियाणा सरकार 20,000 रुपए उनको सम्मान के रूप में भी हर महीने देती है। और हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर जिन्होंने जेलों के अंदर और कष्ट सहे हैं, परिवार से भी वो दूर चले गए, परिवार को भी बड़ी चिंता, उनके कई हमारे स्वतंत्रता जो ये सेनानी थे उनके परिवारों को भी यातनाएं दी गई। किस प्रकार का वो दौर था। अगर हम करनाल की बात करें तो करनाल जिले में हमारे करनाल के ही ऐसे 53 लोकतंत्र सेनानी थे जिनके ऊपर अत्याचार किए गए। आज का दिन सिर्फ विरोध का नहीं है, ये दिन ये विरोध का नहीं है, ये सच के पक्ष में खड़े होने का दिन है। ये हमें समझना होगा। ये खाली कई बार इस प्रकार की बात करते हैं कि हमें सच क्या है उसके साथ खड़ा होने का दिन है। हमें ये संकल्प लेने का आज दिन है कि संविधान की रक्षा के लिए हम सब मिलकर के ये संकल्प लें कि संविधान की रक्षा के लिए हम सदैव सजग रहेंगे, किसी के भ्रामक जाल में नहीं आएंगे। नहीं तो संविधान की बुकी उठा करके खड़े हो जाते हैं, संविधान तो खतरा है। हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि संविधान की रक्षा के लिए सदैव सजग रहेंगे। हमें यह संकल्प लेने की आवश्यकता है कि लोकतंत्र को फिर कभी किसी तानाशाही प्रवृत्ति का शिकार नहीं होने देंगे। ये संकल्प लेने की आवश्यकता है। ये संकल्प लेने की आवश्यकता है कि युवाओं को सही इतिहास से अवगत कराएंगे। हमारी युवा पीढ़ी को, आने वाली जनरेशन को उस इतिहास के बारे में मालूम होना चाहिए जो इतिहास हमारे पूर्वज जिस इतिहास से गुजर करके आए हैं उसके बारे में उनसे अवगत कराने की आज आवश्यकता है, ताकि वो इस देश के सच्चे नागरिक बन सकें। मैं आज इस संविधान हत्या दिवस के 50 वर्ष पूरे
होने पर मैं उन सब स्वतंत्रता सेनानियों को पुनः स्मरण करता हूं, उनको नमन करता हूं और उस अध्याय को, वो जो काला दौर था, वो दोबारा इस प्रकार का दौर ना आए। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, ग्रुप भी बनकर आ जाए, कोई कुछ कह दे, कोई कुछ कह दे। आज मुझे गर्व भी है इस बात का, 2014 के बाद हमारी सरकार उन सब महापुरुषों के दिवसों को राज्य स्तर के ऊपर मना रही है। यही कारण है कि जिन महापुरुषों ने इस देश धर्म के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं, बलिदान दिए हैं, ऐसे सब महापुरुषों को हम याद करें, उनको स्मरण करें, उस इतिहास को आने वाली पीढ़ियों के बीच में लेकर के जाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी उस इतिहास के बारे में जानकारी हो, ताकि दोबारा वो काला दौर हम सबको भुगतना न पड़े। हम पहले ही उससे सचेत रहें, अवगत रहें।